साईराम छात्रों, एक नई कविता के साथ मैं आज उपस्थित हुई हूँ। छात्रों, कविता के बहाने कविता हम पढ़ चुके थे और उसके नोट्स भी मैंने आपको भेज दिए थे। आशा है कि आप सभी ने नोट किए होंगे। छात्रों, बहुत जल्द ही आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आप घर में अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो नोट्स आपको प्रॉपर भेजे जा रहे होंगे वो आप अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। और जिन छात्रों के, चाहे वो साइंस स्ट्रीम के हों चाहे कॉमर्स के हों, जिनको भी हिंदी विषय के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या क्वार्टरली एग्ज़ाम से पहले कुछ भी पूछना है, वो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से संपर्क कर सकता है। और कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहना चाहिए। सो आइए, आज कविता पाठ 4 जो चौथी कविता है, पहली 2 कविताएं सिलेबस से हटा दी गई हैं। जो चौथी कविता है, कैमरे में बंद अपाहिज, आज हम उसे पढ़ेंगे। रघुवीर सहाय जी ने इसे लिखा है। और आइए पहले रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय हम देख लेते हैं। सन 1929 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ और प्रमुख रचनाएं उनकी अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्यांश और काव्य सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, पत्रकारिता, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहा उनका। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना से भी उनका संबंध रहा। नवभारत टाइम से भी उनका संबंध रहा और दिनमान से भी वो संबंध रखते थे। सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला और 1990 में उनका देहांत हो गया। अब क्या उनकी लेखन शैली के बारे में जान जाते हैं। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता की संवेदनशील नागर चेहरा है। सड़क हो, चौराया हो, दफ्तर हो, अखबार हो, संसद हो या फिर बस, रेल और बाजार, उनकी जो बेलौस भाषा, उनकी कविता को हर गली मोहल्ले और चरित्रों को कविता में लिखने में इन्होंने हमारी चेतना को अस्थायी नागरिक बनाया है। हत्या हो, लूटपाट हो, आगजनी हो, राजनीतिक भ्रष्टाचार हो, छल कपट हो, जो भी हो, उन्होंने इन सब चीज़ों को अपनी कविताओं में बहुत अच्छे से उजागर किया है। खोजी पत्रिकाओं और संवेदनशील रपटे नहीं जाते, आत्मविश्लेषण का माध्यम बन जाते हैं। यही ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन सिर्फ पत्रकार ही नहीं थे, कथाकार और कवि भी थे। कविता के माध्यम से वो बड़ी बड़ी कहानी को नाटकीय वैभव दे देते थे और जातियों या व्यक्तिक स्मृतियों को उनके यहाँ नहीं के बराबर थे। इसलिए दोनों, चाहे वो भूत हो चाहे वो वर्तमान हो, और इसीलिए क्या करते थे, वो दोनों का ही माध्यम बन जाते थे और वो सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। किस तरह से उनके पाँव हमेशा वर्तमान में रहते थे। मार्मिक उजास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी थी। छंदानुशासन के लिए लिहाज से वे भी क्या थे, अनुपम थे। और किस तरह से, पर ज़्यादा बातचीत की भाषा और सरल भाषा वो लिखते थे। बहुत सरल और बातचीत की भाषा उनको प्रिय थी। उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। सो ये थी रघुवीर सहाय जी का लेखन शैली। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी त्रासदी भी देखी। रघुवीर सहाय की कविताओं में वो विशेष देखने को भी मिलता है। उन्होंने अपनी कविताओं में बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से खींचा है। सामाजिक, भारतीय समाज की ताकतवरों और हैसियत के खिलाफ उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो उनकी जो भाषा शैली थी वो एक बोलचाल की भाषा शैली थी। और यहाँ पर जो कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता उन्होंने लिखी है, वो लोग भूल गए हैं। कौन से काव्य संग्रह से लिखा है उन्होंने? लोग भूल गए हैं। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ये कविता लिखी गई है। और किस तरह से यहाँ पर एक दिखाने का प्रयास किया है कि आज के समय में अपने व्यवसाय को सक्षम बनाने के लिए किस तरह से टेलीविज़न जो मीडिया है वो किस तरह से जो शारीरिक क्या है चुनौती झेल रहे व्यक्ति को किस तरह से उनको पूछ कर अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाता है। मीडिया संवेदनहीन हो गई है, उनके अंदर कोई संवेदना नहीं है। कैसे प्रश्नावली वो तैयार करते हैं और पूछते हैं, यहाँ तक कि संवेदना व्यक्त करने
के बजाय वो संवेदनहीन हो गए। सिर्फ अपने कारोबारी दबाव के तहत अपना रवैया संवेदनहीन उन्होंने बना लिया है। साथ में ही किस तरह से उन्होंने किया है कि मीडिया और इस चकाचौंध की दुनिया में आज अमानवीय घटनाएं हमें दिन प्रतिदिन देखने को मिल रही हैं, और जो दुख दर्द है, यातना है, वेदना है, वो सिर्फ जो ये दूरदर्शन है अर्थात टेलीविज़न है, ये मीडिया है, उसे बेचना चाहता है और अपना कारोबार करना चाहता है। इस कविता में भी शारीरिक चुनौती जो झेलने वाले लोग हैं उनके प्रति संवेदनशील नज़रिया अपनाने के लिए ये कविता हमें प्रेरित करती है। ये कवि हमें ये बताने की का प्रयास कर रहे हैं कि हमें उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, न कि अत्यधिक उन चीज़ों को दिखाकर उनको और भी अधिक उनके दर्द को कुरेदना है। और यहाँ पर जो मीडिया है, मीडिया का जो संवेदनहीनता दिखाई दे रही है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है, और कार्यक्रम को क्रूर बताया गया है। तो आइए ये कविता पढ़ते हैं। कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे, आप क्या अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा दिखाओ। हाँ तो बताइए, आपका क्या दुख है? और जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। आप सबसे पहले प्रसंग क्या लिखेंगे? आप पहले भी बता चुके होंगे। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक आरोप भाग 2 से ली गई है, जिसके रचयिता कौन है? रघुवीर साय जी हैं। कविता का नाम कैमरे में बंद अपाहिज है, और कविता में किस तरह से जो अपाहिज हैं, विकलांग हैं, शारीरिक चुनौती झेले हुए व्यक्ति के प्रति मीडिया की जो संवेदनहीनता है उसको उजागर की गई है। तो हम व्याख्या देख लेते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे। यहाँ पर कवि ने हम दूरदर्शन अर्थात मीडिया पर, और हम किसे कहा है? मीडिया के जो कार्यकर्ता हैं, जो संवाददाता हैं, उनको कहा है। और वो स्वयं को क्या कह रहे हैं? समर्थ शक्तिवान। समर्थ मीन्स जो कैपेसिटी रखते हों, जो क्या हो, कैपेबल हों, और शक्तिवान अर्थात पावरफुल। और हम किसको लेके आएंगे? एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे, जो बलहीन है, जिसके पास कोई शक्ति नहीं है, उस व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में। बंद कमरा अर्थात जहाँ पर स्टूडियो, जहाँ पर क्या होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। आए दिन आप देखते हो न्यूज़, आजकल तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि दिन प्रतिदिन जो उछाली जा रही हैं, तो ये आप सभी भी समझते हैं। और हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, एक स्टूडियो में, और उससे पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? वास्तव में किसी भी व्यक्ति को जो एक शारीरिक चुनौती झेल रहा है, उससे अगर ये पूछा जाए कि आपके अंदर ये कमी है, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उस पूछने वाले का, जो इस तरह के प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। तो आप क्यों अपाहिज हैं? और पूछेंगे आप क्यों अपाहिज हैं। छात्रों, आप सभी को पता है कि आज मीडिया अपने कारोबार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने TRP के लिए किस हद तक जाती है, ये आप सभी जानते हैं। और वही उसी मीडिया के प्रति आक्रोश कवि यहाँ पर दिखा रहे हैं। और कवि कह रहे हैं कि मीडिया अपने आप को सर्वशक्तिमान समझती है, जो संवाददाता है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिमान समझती है। और किसी अपाहिज को एक स्टूडियो में लाकर उससे पूछा जाएगा कि क्या आप अपाहिज हैं? तो आप अपाहिज क्यों हैं? और किसी भी व्यक्ति को, किसी शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति को अगर हम पूछें कि आप ऐसे क्यों हो, तो उसके दर्द को कुरेदना होगा, उसके दर्द को बढ़ावा देना होगा। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा। अर्थात जैसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और संवाददाता निर्देश देगा किसको? कैमरे वाले को, कि इसको क्या दिखाओ? तुम बड़ा बड़ा दिखाओ। कोष्टक में जो शब्द दिया गया है, अर्थात एक संवाददाता, एक एंकर किसे दे रहा है? कैमरामैन को क्या दे रहा है? निर्देश दे रहा है। हाँ तो बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अर्थात कवि कह रहे हैं फिर कि जल्दी बताइए आपको क्या दुख है। और इसी बीच जो शारीरिक चुनौती, जो विकलांग है, जो अपाहिज है, वो अपना दुख क्या नहीं कर पाएगा? बता नहीं पाएगा। तो छात्रों,
इस कविता में किस तरह से कवि रघुवीर साय जी ने एक नाटकीय रूप दिया है। एक व्यंग्यात्मक कविता ये है जिसमें मीडिया के प्रति करारा व्यंग उन्होंने किया है, मीडिया के क्रूर कार्यक्रमों को उजागर किया है और कहा है कि किस तरह से ये व्यक्ति ये ऐसे कार्यक्रम के प्रति उन्होंने वो विरोध कर रहे हैं जो लोग दूसरों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, अपना व्यवसाय चलाते हैं। तो इसका हम शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। कविता साधारण बोलचाल की भाषा में लिखी गई है, हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद है, बिंबों का प्रयोग किया गया है, नाटकीय रूप दिया गया है कविता को। और कविता कहाँ से ली गई है? लोग भूल गए काव्य संग्रह से ली गई है। भाषा क्या है? बातचीत की भाषा है। और किस तरह से आपका अपाहिजपन में कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार है। कोष्टक का प्रयोग किया गया है। कोष्टक अर्थात यहाँ पर कविता में एक और नया प्रभाव बताने के लिए कहा गया है और करुण रस हमें कविता में देखने को मिलेगा। साथ में ही जो विशेष है, विशेष क्या है? मीडिया की संवेदनहीनता को दिखाया गया है, मीडिया की मानसिकता पर व्यंग्य कसा है। किसने? कवि ने। आप कह रहे हैं सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा सोचिए। थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। और आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए क्या होता है कि वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी रो पड़ने का। और क्या करते हैं? आपके भी रो पड़ने का इंतज़ार हम करते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार के प्रश्न किसी एंकर के द्वारा किसी अपाहिज को, किसी विकलांग को पूछा जाए कि सोचिए बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, तो वास्तव में ये बहुत ही घिनौना प्रश्न है। और कवि ने वही चीज़ दिखाने का प्रयास किया है कि मीडिया और टेलीविज़न आज ऐसे कार्यक्रमों को चलाती है, इस तरह के प्रश्नों को पूछती है। यहाँ पर वह किसी के विकलांग या अपाहिज होने को का दुख प्रकट नहीं करती, बल्कि उसकी भावनाओं के साथ खेलती है और उसे इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। कैसा यानी कैसा लगता है। और फिर कोष्टक में कि हम खुद ही फिर क्या करेंगे? हम खुद ही इशारे से बता देंगे कि उन्हें ऐसा लग रहा है। सोचिए बताइए, थोड़ी दूर कोशिश करिए, फिर हम प्रश्न पूछेंगे, थोड़ी और कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। और कह रहे हैं कि जो अपाहिज व्यक्ति है वो अवसर खो देगा, वो नहीं बताएगा, इसलिए हम स्टूडियो में लाकर उसे कहेंगे कि आपको बताना होगा। और आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम क्या करते हैं? उसे पूछ पूछ कर रुला देंगे। अर्थात किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई दुख है और उसे बार बार वो कुरेदना, तो वास्तव में उसकी भावनाओं के साथ खेलना होगा। और ऐसे ही कुछ कार्यक्रम मीडिया के द्वारा चलाए जाते हैं। टेलीविज़न में ऐसे ही बहुत सारे कार्यक्रम, चाहे वो न्यूज़ चैनल में हो, चाहे वो और चैनल्स में देखे जाएं, ऐसे कार्यक्रमों का विरोध कवि यहाँ पर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो अपने कार्यक्रम को चलाने के लिए, अपने कार्यक्रम की टीआरपी बनाने के लिए एक अपाहिज व्यक्ति को रुला देते हैं और इंतज़ार करते हैं कि उसमें दर्शक भी रो लें। इंतज़ार करते हैं कि आप भी रो पड़ने का करते हैं कि ताकि जो ऑडियंस है, जो दर्शक हैं, वो भी रो लेंगे तो उनका व्यवसाय और चलेगा। ऐसा उनका उद्देश्य इसमें सिद्ध हो जाएगा। और आगे क्या कह रहे हैं? फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे उनकी फूली हुई आँखों का एक बड़ी तस्वीर। अब क्या करेंगे? फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आँख का एक बड़ी सी तस्वीर। अब क्या करते हैं मीडिया वाले? जब कोई भी अपाहिज व्यक्ति या किसी के साथ कोई भी घटना घटी हो, उसके दुख को दिखाने के लिए मीडिया जूम करके उसकी आँखों को दिखाएगा कि हाँ ये रो रहा है, उसके होंठों की कसकसाहट को दिखाएगा कि किस तरह से उसके होंठ जो हैं डगमगा रहे हैं। आशा है आप उसकी अपंगता को क्या समझेंगे कि पीड़ा को मानेंगे। और ये सब उद्देश्य उसका क्या होता है कि उसकी अपंगता को देखा जाए और इससे जो ऑडियंस है, जो देखने हम दर्शक हैं, हम भी दुखी हो जाएं।
और इससे क्या हो जाएगा, उनका कार्यक्रम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक साथ रुलाते हैं। आप वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। और अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। इस तरह से कवि कह रहे हैं कि मीडिया वाले फिर से उसकी फूली हुई आंखें दिखाएंगे, उसके रोने का जो उसके फेस एक्सप्रेशन है वो दिखाएंगे, और एक कोशिश और करेंगे कि वो कुछ बोले। फिर उसका उद्देश्य होता है कि उसको देखकर दर्शक भी रोने लग जाएं, और दोनों ही जब रोने लग जाएंगे तो ऐसे कार्यक्रम क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। मीडिया का या जो और ऐसे कार्यक्रम हैं जो स्टूडियो में लाकर किसी अपाहिज को, किसी के साथ घटना घटी हो, उससे पूछ कर दोनों को, अर्थात दर्शक को और अपाहिज को, जो अपंगता झेल रहा है, उसको लाएंगे। और बस अगर नहीं हो पाएगा तो कह देंगे कैमरे वालों को, कैमरेमैन को, कि रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर वक्त की कीमत से कवि का कहने का तात्पर्य है कि चकाचौंध की दुनिया है, इस पर सिर्फ एक सीमित अवस्था तक ही समय को देखा जाता है, और समय की कीमत को इसे बहुत अच्छे से पहचाना जाता है। यहाँ पर किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि किसी को भी कितना वक्त दिया जाए, सिर्फ सीमित अवस्था ही यहाँ पर है। और बाद में हम कहेंगे, अर्थात एंकर कहेगा कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। अब थोड़ी सी कसर कोष्टक में देकर, अर्थात कि और अत्यधिक अगर हम किसको पूछते, उस अपाहिज से पूछते, तो और अधिक हमारा कार्यक्रम क्या हो जाता, सफल हो जाता। अब शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। किस तरह से आपको अपाहिज होकर, अनुप्रास अलंकार है, साधारण हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, बातचीत की भाषा है। अवसर खो देंगे, जहाँ पर प्रश्न है और कोष्टक है, कोष्टकों का प्रयोग कविता में कविता को एक नई पहचान के लिए दिया गया है, बात को और अधिक तरीके से समझाने के लिए दिया गया है। और हम पूछ कर रुला देंगे, किस तरह से कवि यहाँ पर अपनी बात को रख रहे हैं कि मीडिया और किस तरह से कैसे कार्यक्रम को सफल बनाती है। और कार्यक्रम के जो निर्माता हैं उन पर भी व्यंग का प्रयोग किया गया है। उर्दू शब्दों का प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। तत्सम और तद्भव जो शब्द हैं वहाँ पर, जैसे धीरज हो गया, दर्शक हो गया, आशा हो गया, ये सब क्या है, तस्वीर जो उर्दू शब्द है, ये सब क्या है, उर्दू तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। व्यंग्यपूर्ण कविता है, कविता में नाटकीयता है और मीडिया की संवेदनहीनता को दिखाया गया है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि अत्यंत साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की ये दारुण विभिन्नता को पकड़ने के लिए कवि ने यह कविता लिखी है। उनका एक उदाहरण है कि कविता कैमरे के माध्यम से वो लिखना चाहते हैं कि शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति को टेलीविज़न और कैमरे के सामने किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। उन्होंने पूरी कविता को एक नाटकीय रूप दिया है कि किस तरह से पूछे जाएंगे, कार्यक्रम सफल बनाने के लिए लोग कैसे कैसे प्रश्न पूछेंगे, जो निर्माता है वो कैसे कैसे निर्देश देगा। और कवि ने सपाट तरीके से बयान किया है कि किसी भी व्यक्ति की पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध से उसे रेखांकित किया गया है। उन्होंने कहा है कि किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर मीडिया संवेदनशील नहीं है, यहाँ पर मीडिया संवेदनहीन है। और यह विडंबना है कि आज जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तो कारोबारी दबाव की तरह अपना रवैया बदल देते हैं और वो संवेदनशील होने के बजाय क्या हो जाते हैं, संवेदनहीन हो जाते हैं। किस तरह से टेलीविज़न के माध्यम से जोड़कर देखा जाए तो अपनी व्यंजना कवि ने इस कविता की ओर इशारा किया है। और कवि कह रहे हैं कि आज किसी के दुख दर्द को एक कार्यक्रम के माध्यम से बेचा जा रहा है, जो कि क्या है, बहुत गलत है। और छात्रों, आज आप दिन प्रतिदिन अगर मैं देखूं तो आज आप देख ही रहे हैं कि मीडिया में किस तरह से मीडिया ही नहीं
टेलीविज़न में जितने भी कार्यक्रम चले हों, किस तरह से मनुष्य की भावनाओं के साथ खेला जाता है। चकाचौंध की दुनिया में अमानवीयता उभर कर आ रही है। जो हमें दिखता है वास्तविकता वो बिल्कुल भी नहीं होती है, और मनुष्य कितना अकेला महसूस कर रहा है ये हमें स्वाभाविक रूप से आज देखा जा रहा है। आज आधुनिक दिन में अगर आधुनिक युग में मीडिया इतना आगे हो गया है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टेलीविज़न के माध्यम से हो, परंतु मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कभी कभी मीडिया बहुत बड़ा चढ़ाकर उस बात को प्रकट करती है जिसमें कि वो किसी के दुख को न बांटकर उसके दुख को बढ़ा देती है। और मीडिया का एक रोल है बहुत बड़ा। हाँ, मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मीडिया हमें सबसे पहले खबर देती है, सबसे पहले इन्फॉर्म करती है देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है। परंतु कभी कभी मीडिया ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से मानवीय भावनाओं के साथ खेलती भी है, और ये कविता हमें यही प्रतीत कराती है। आशा है छात्रों आप सभी को समझ में आ गया होगा। कविता बहुत ही साधारण और सहज भाषा में रघुवीर साय जी ने लिखी है। ऐसा कुछ भी नहीं है कविता में जो समझ में नहीं आए। किसी अपाहिज को एक स्टूडियो में लाकर प्रश्न पूछा जा रहा है, किसके द्वारा? किसी एंकर के द्वारा, और कवि ने इसको पूरा नाटकीय रूप दिया है ताकि एक मीडिया के प्रति वो अपनी क्रूरता दिखा पाए। एक मीडिया के प्रति उन्होंने व्यंग इस कविता के माध्यम से दिखाया है। तो छात्रों, आशा है कि आपको कविता समझ में आ गई हो और आप अच्छे से पढ़िए। बहुत इम्पोर्टेंट कविता है, बहुत आसान कविता है, सरल और साधारण शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है और इसके नोट्स मैं आपको दे दूँगी। धन्यवाद।